नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्राचीन इतिहास के क्रम में जो क्लास चल रही है, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में उसके प्रमुख राजवंश जो कि दक्षिण भारत में थे, जिनका उदय हुआ, हम उन सभी के विषय पर पढ़ेंगे। इसके पहले आपने देखा कि संगम काल में किस तरीके से जो सभाएं हुई, उन सभाओं में लिटरेचर लिखा गया, साहित्य की रचनाएं हुई और उसी के आधार पर उसे संगम काल की संज्ञा दी गई। उसके बाद में दक्षिण भारत में 500 ईस्वी से तकरीबन 1200 ईस्वी के मध्य कई राजवंश जो ऐसे थे जिनका उदय हुआ, और उनका क्रम अगर हम देखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पल्लव के बारे में, पल्लव वंश। उसके बाद में वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य, दोनों एक ही हैं, बस क्षेत्र के अनुसार उनको दो नामों से जाना जाता है। तीसरा पढ़ेंगे बेगी के चालुक्य, चौथा राष्ट्रकूट वंश, कल्याणी के चालुक्य, और सबसे अंत में दक्षिण भारत के राजवंश में चोल वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप मैप के आधार पर देखिए, जो कि एक रफली मैप बनाया हुआ है, इसमें अगर आप भारत का दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र देखेंगे तो उसमें हमको कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूट और वातापी के चालुक्य, इनका जो क्षेत्र है वो दिखाई पड़ेगा। और यदि हम दक्षिण पूर्व के क्षेत्र के देखें तो हमें वेगी के चालुक्य, पल्लव वंश और चोल वंश के बारे में हम देख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर इनके क्षेत्र थे जो कि एक रफली आधार पर दर्शाने की कोशिश की है। इसके बाद में और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरीके से अगर आप मेंस राइटिंग में उनके एरिया को डिनोट करेंगे, उनको चिन्हित करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग होगा। इसके बाद हम देखेंगे पल्लव वंश। इस राजवंश में जब हम दक्षिण भारत के विषय पर चर्चा करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण हमारा आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश वैसे तो बहुत विस्तृत रूप में आपको पढ़ने को मिलेगा किताबों से अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से किताबों से ही कुछ उसके जो मेन पॉइंट हैं, जो ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है, हम सिर्फ उन पॉइंट्स पर ही चर्चा इस क्लास में करेंगे। सबसे पहले कृष्णा कावेरी का क्षेत्र ये पल्लवों का हुआ करता था, यानी इन्होंने जो अपना साम्राज्य विस्तृत किया था वो कृष्णा और कावेरी के क्षेत्र तक ही किया था। इस वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो सिंह विष्णु को माना जाता है। इनका समय 575 ईस्वी के आसपास देखने को मिलता है। इनकी राजधानी पल्लवों की कांची थी, जो कि तमिलनाडु में स्थित थी। सिंह विष्णु जो कि इस वंश के संस्थापक थे, उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार कावेरी नदी तक किया था। इसके बाद एक मंदिर निर्माण भी किया। वो कहाँ पर है? मामल्लपुरम में, जिसका नाम आदिवरा मंदिर रखा गया। क्या नाम रखा गया? आदिवरा मंदिर। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किरातार्जुनीयम। ये एक बुक है, एक साहित्य है, जिसकी रचना भारवी के द्वारा की गई है। और ये भारवी जो किरातार्जुनीयम नामक साहित्य के रचनाकार थे, ये इसी पल्लव वंश के प्रथम शासक सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। इसके बाद दूसरे शासक यदि हम पल्लव वंश का देखेंगे तो उनका नाम था महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की है। ये प्री में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मत विलास प्रहसन की रचना किस शासक के द्वारा की गई है? तो वो महेंद्र वर्मन के द्वारा की गई है। इसके बाद में जो इसके जो शासक आता है वो है नरसिंह वर्मन
प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम को पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। इसने ना वातापी कोट की जो उपाधि है वो धारण की थी। वातापी कोट ये उपाधि थी जो किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसके बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम ने दक्षिण भारत में ऐसी स्थितियाँ यानी कि उत्पन्न हुई थी, अगर हम देखें कि युद्ध की हमेशा बनी ही रहती थी। क्यों बनी रहती थी? क्योंकि ये जो क्षेत्र था कृष्णा नदी के दोआब का क्षेत्र, यहाँ पर आक्रमण होते ही रहते थे। कारण था ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ था, तो हर राजा इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। इसी वजह से ये जो क्षेत्र था कृष्णा का दोआब का, यहाँ पर हमेशा एक युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। और इसके पीछे के कारण जैसा कि हमने बताया कि साम्राज्य का विस्तार करना, क्योंकि भाई कृष्णा दोआब के क्षेत्र पर आक्रमण कोई शासक क्यों करेगा, करने के बाद उसके साम्राज्य का विस्तार होगा। और दूसरा कारण ये भी था कि शैव धर्म और वैष्णव धर्म के मध्य युद्ध। अब यहाँ पर धर्म के मध्य युद्ध से तात्पर्य है इन दोनों धर्मों के जो अनुयायी थे उनके मध्य एक वैचारिक मतभेद जिस प्रकार से व्याप्त था, वो भी कहीं ना कहीं एक धार्मिक कारण भी माना जा सकता है, जो इस क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करता था। इसके बाद में तमिलनाडु में जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था और इसे एकास्म या फिर सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। सप्त पैगोडा इसलिए कहते हैं, ये 7 रथ हैं और इनका जो नाम है वो पांडव पुत्रों के नाम से जुड़ा हुआ है। और इन सप्त पैगोडा जो मंदिर हैं इनको भी मामल्लपुरम में ही बनवाया गया है। इसके बाद वेनसांग के द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा जब वेनसांग ने की थी तो वो किसके शासन के समय में की है? तो वो भी नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ही वेनसांग दक्षिण भारत पहुंचा था। इसके बाद पल्लव वंश का ही शासन अभी चलेगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन प्रथम के विषय में आपने देखा कि उसने किस तरीके से वातापी कोट की उपाधि धारण की और चालुक्य और पल्लवों के मध्य जो युद्ध का दौर शुरू हुआ है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के कार्यकाल से ही शुरू होता है। फिर इनके द्वारा बनाए गए जो सप्त पैगोडा मंदिर हैं वो वेनसांग का इनके शासनकाल में आना। इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची में कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया, यानी कांची में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। ये द्रविड़ स्थापत्य कला का जो विकास है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल से शुरू होता है, यानी कि इसी समय से जो मंदिरों की 3 शैलियाँ थीं उनका दौर शुरू होता है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली के मंदिर मोस्टली हमको उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। इसका सबसे बड़ी पहचान होती है मंदिर के ऊपर जो शिखर होता है वो नागर शैली में बनाया जाता है। इसके बाद अगर हम द्रविड़ शैली की प्रमुख पहचान देखें तो मंडप, इसमें शिखर नहीं होता। आपने देखे होंगे दक्षिण भारत के मंदिरों का शेप कुछ ऐसा होता है, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों का शेप ऐसा होता है, उसके ऊपर शिखर ज़रूर होता है। और जो बेसर शैली है वो एक मध्य क्षेत्र, जो मध्य का भाग है वहाँ पर जितने मंदिर हैं वो बेसर शैली, मतलब उसमें एक तरीके से मिक्सचर देखने को मिलेगा आपको। फिर 10 कुमार चरित के लेखक दंडी, ये भी कई बार पूछा गया है कि 10 कुमार चरित के लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है? तो दंडी थे और दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है। इसके बाद वातापी के चालुक्य वंश या फिर बादामी वंश के बारे में देखेंगे।
तो वातापी के चालुक्य या बादामी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जयसिंह को। इनकी राजधानी आप वातापी भी बोल सकते हो या वातापी कोंड भी बोलते हैं। और यदि हम चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो वो पुलकेशन द्वितीय था। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको ऐहोल प्रशस्ति में मिल जाती है, जो कि रवि कीर्ति के द्वारा रचित एक संस्कृत में लिखा गया लेख है। और इस ऐहोल प्रशस्ति में ही जो हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था, जिसमें कि हर्ष की पराजय हुई थी, पुलकेशन द्वितीय विजय हुआ था, इसका पूरा उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति में किया गया है। इसके बाद यहाँ पर हर्ष को तो हरा देता है पुलकेशन द्वितीय, लेकिन जब नरसिंह वर्मन द्वितीय यहाँ पर आता है तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय से हार जाता है। इसके बाद में जो नरसिंह वर्मन प्रथम इसको हरा देता है। किसको हरा देता है? वातापी या चालुक्य वंश के पुलकेशन द्वितीय को। उसको हराने के पश्चात ही ये वातापी कोट, अभी मैंने पीछे देखा था ना कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी पल्लव वंश के शासक। तो किस उपलक्ष्य में धारण की थी? पुलकेशन द्वितीय को पराजित करने के पश्चात उसने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। और इस वंश का अगर हम अंतिम शासक देखेंगे तो वो कीर्तिवर्मन द्वितीय आता है। फिर थोड़ा सा हम वेगी के चालुक्य के बारे में देख लेते हैं आज की क्लास में। पुलकेशन ने जो भाग जीता था, देखिए पुलकेशन द्वितीय ने जो भाग जीता था उसे उसने अपने भाई को दे दिया। फिर ये जो वेगी के चालुक्य हैं, ये इसी क्षेत्र, जो पुलकेशन द्वितीय का जो क्षेत्र था, उसी क्षेत्र पर अपना अधिकार रखते हुए ये वेगी के चालुक्यों का उदय होता है। और इसका संस्थापक विष्णुवर्धन माना जाता है। राजधानी इनकी वेगी, ये आंध्र प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था, या आप कह सकते हो कि कृष्णा गोदावरी के पास के क्षेत्र में। तो देखिए वेगी के चालुक्य से और कुछ क्वेश्चन इतने सालों में आज तक तो पूछा नहीं गया है। और इस वंश में छोटा सा वंश था और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। तो आज की क्लास में हमने 3 जो वंश हैं उनको देखा। बाकी के बचे राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य और चोल वंश। हम इसका जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास है, हम इन तीनों वंशों पर चर्चा हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपने अभी तक जितनी भी क्लास देखी हैं इस चैनल की, जो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, अगर आपने फर्स्ट जो हमारा वीडियो है इंडस वैली प्री हिस्टोरिक एज वाले, तब से शुरू होकर के, और यदि इस टाइम यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास तक का अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड आपके ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।